वेलकम टू आवर चैनल निटोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है। तो बात करें अगर इसकी वेटेज की, तो नीट में इसके प्रोबेबली क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 to 8 मार्क्स के करीब में आते हैं। तो सीरियली वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। तो सबसे चैप्टर 1 में लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing। बोल रहे हैं कि यहाँ का जो वातावरण है लिविंग वर्ल्ड का बहुत अमेजिंग है और इसमें वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स रह रहा है। द एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कूल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। तो हम लोग को बता रहा है कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट्स हैं जो अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। कुछ कोल्ड माउंटेन्स में हैं, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट में हैं, कुछ ओशियंस में रह रहे हैं, कुछ फ्रेश वाटर में, कुछ डेजर्ट्स में, कुछ हॉट स्प्रिंग में। तो सब अपने अपने जगह पे सर्वाइव कर जाता है। तो ये हम लोग को स्पीचलेस कर देता है, मतलब एक तरह से हम लोग को अमेजिंग कर देता है कि ये सब अलग अलग कैटेगरी पे, अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे रह जाता है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपाइंग हॉर्स, मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा। अब दौड़ते हुए घोड़े के देखे होंगे तो वो 4 पैर उसका लगातार हवाई में चला जाता है। तो द ब्यूटी ऑफ गैलोपाइंग हॉर्स हो गया। फिर माइग्रेटिंग बर्ड में जैसे आप किसी साइबेरियन बर्ड का नाम सुने होंगे, जो जैसे आता है गर्मी के टाइम पे फिर इंडिया में माइग्रेट करता है, ठंडी के टाइम में ऐसे करके माइग्रेट करता है। तो द ब्यूटी ऑफ गैलोपाइंग हॉर्स या माइग्रेटिंग बर्ड। द वैली ऑफ फ्लावर्स के वैली होते हैं। फिर अटैकिंग शार्क, इवोक्स एव्यू एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, ये हम लोग को सोच में डाल देता है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एमॉन्ग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड एमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। बोल रहा है और बाकी भी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लायन है, टाइगर है, दोनों को खाते क्या है, डियर ही खाता है। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, पॉपुलेशन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कम्युनिटी का भी होता है, मॉलिक्यूलर टारगेट भी होता है। तो ये सब हम लोग को सोच में डालता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, कि लाइफ क्या है। दिस क्वेश्चन हैज 2 इम्प्लीकेट क्वेश्चन विद इट। तो इससे 2 क्वेश्चन अराइज होता है। पहला जो है वो टेक्निकल वन है, एंड सीक्स आंसर व्हाट इज लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग। बोल रहे हैं व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग थिंग, मतलब कहा जाए तो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग कैसे अपोज कर रहा है, कैसे अलग है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो फिलोसफिकल वन होता है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। दूसरा क्वेश्चन जो है फिलोसफिकल है, वो क्या पूछता है कि पर्पस क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का पहला क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे, व्हाट इज़ लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड, जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। नीट के नज़रिए से देखें तो ये सेंटेंस में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस समझाने के लिए आपको हम एक बार एक्सप्लेन कर दिए। बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टेंजा आपके लिए कोई मतलब नहीं है, आप इसको साफ नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट। तो हम आसपास अपने देखेंगे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास में है। पॉटेड प्लांट जो गमला में पौधा है, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा हो गया, चिड़िया हो गई, या फिर जो पेट्स हम लोग पाले हैं, गाय, कुत्ता एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हमारे आसपास में रह रहा है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड अस। और बाकी चीज़ें भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम अपने आँख से नहीं देख पाते हैं, वो सब बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा जो हमारे आँख से नज़दीक, जो आँख से नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग नॉन लिविंग थिंग है, वो लोग भी लिविंग थिंग है जो हमारे आसपास में मौजूद है। If you were to increase the area that you make the observation in the range and variety of organism that you see would increase। बोल रहा है अगर तुम अपने एरिया को बढ़ाओगे जहाँ तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि कितना ऑर्गेनिज्म है, तो जितना ज़्यादा तुम एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तुमको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, हालांकि कॉमन सी बात है, अगर किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, घना जंगल में जाते हो, तो वहाँ पे तुमको प्रोबेबली बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी मिलेगा, मतलब अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म तुमको वहाँ पे पाया जाएगा। Each different kind of plant, animal or organism that you see
रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। तो जितना भी तुम जानवर, कीड़ा मकोड़ा, एनिमल या ऑर्गेनिज्म कुछ भी देखते हो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पीसीज, वो सबको स्पीसीज बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्पीसीज कितना दिया हुआ है, 1.7 to 1.8 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखना है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर। तो ये रेफर्स क्या करे, इतना सारा स्पीसीज है, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पीसीज है, तो ये बायोडाइवर्सिटी शो कर रहा है। और द नंबर and types of organisms present on earth. We should remember here that as we explore new area and even old ones, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। वही बोल रहा है, जैसे जैसे हम न्यू एरिया को एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग को न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते जाएगा। एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े कि देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट, मतलब बहुत सारा प्लांट और एनिमल है वर्ल्ड में। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो जितना भी मान लीजिए प्लांट है या फिर एनिमल है, वो सबको हम लोग कैसे जानते हैं, हम लोग उसके लोकल नेम से जानते हैं जनरली। These local name will vary far प्लेस टू प्लेस। देखिए अब जैसे लोकल नेम है तो कुछ लोकल नेम क्या होता है, प्लेस टू प्लेस में डिफरेंट होता है। जैसे कोई भी चीज़ की नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई सब्जी का नाम है, सब्जी का नाम जैसे मान लीजिए भिंडी है, तो यहाँ पे भिंडी बोल रहे हैं। कहीं पे मान लीजिए वो भिंडी को दूसरे एरिया में, दूसरे विलेज में या दूसरे गाँव में उसको ओकरी या फिर कुछ भी नेम से, अलग अलग टाइप के नेम से बुलाया जाता होगा अपने रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इवन विद इन अ कंट्री प्रोबेबली यू विल रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, देखिए हियर देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज किया गया कि एक किसी ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक ही नाम से हर जगह पे बुलाया जाए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये सिस्टम को बोला गया नॉमेनक्लेचर। Obviously, nomenclature और naming is only possible when the organism is described correctly। लेकिन nomenclature तभी possible है जब किसी organism को properly describe है, उसका कैसा रंग है, कैसा रूप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा तभी उसको nomenclature किया जा सकता है। तो we know that organism is attached to it, वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। तभी हम जाके उसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है किस नेम से अटैच्ड है। तो इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब उसका पूरा पहले डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन होने के बाद ही हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड प्रोसीज्योर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। तो इसी ऑर्डर को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारा साइंटिस्ट जो है अपना अपना इस्टेब्लिश किया प्रोसीज्योर। तो उसमें क्या निकला, दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्टिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ये पूरे वर्ल्ड में सारे बायोलॉजिस्टिक के द्वारा अप्रूव किया गया और सब एक्सेप्ट करेगा इस नेम को। जैसे फॉर प्लांट्स द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन, तो प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम बेस्ड होता है एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया पे विच आर प्रोवाइडेड इन। तो प्लांट का कैटेगरी किसके अंदर आता है, ICBN के अंदर आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। और ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है आपका, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यू मे आस्क हाउ द एनिमल आर नेम। अब आप पूछोगे कि एनिमल का भी नेम क्लासिफिकेशन किसी के अंडर में आता होगा। तो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनली कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। तो एनिमल का टेक्सोनॉमिक कैरेक्टराइजेशन होता है ICZN के द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आपको आसान भाषा में सिंपल बताएं तो ICBN एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर नया नया प्लांट आया, जो भी आया उसको टोटल वर्ल्ड में एक नाम देने का काम है इसी का, ICBN का, प्लांट्स का। और उसी तरह एनिमल का पूरे वर्ल्ड में एक जानवर का नाम क्या रहेगा, क्या क्लासीफाई किया जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो कौन करता है, वो ICZN करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बस सिंपल यही जानना है। बाकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये ध्यान रखना है ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है और ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है। बाकी समझने के लिए आपको हम एक्सप्लेन कर दिया।
द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम देने से क्या होता है, इससे ये इंश्योर हो जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, ओनली वन नेम हो पूरे वर्ल्ड में, जिससे वो कॉमनली सबके द्वारा पुकारा जाए। कहीं भी आप जाओ तो ईजिली आप उसके बारे में टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल टू द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आपको हम बोले एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसका डिस्क्रिप्शन देख के आप उसके बारे में बात कर सकते हो। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो दोनों जो ब्रांच है प्लांट का और एनिमल का, ये दोनों ये मद्देनजर रखता है कि ये जो नाम प्रोवाइड कर रहा है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया है, स्पेसिफिकली सिर्फ इसी के लिए है। ये सारा डाटा का ध्यान देते हुए ये ICBN एंड ICZN जो है नॉमेनक्लेचर करता है प्लांट्स का और एनिमल का। अब है बायोलॉजिस्टिक्स फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नो ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिस्टिक्स ये दोनों जो ब्रांच था कुछ ये रूल्स फॉलो करता है कि स्पेसिफिक नेमिंग करने के लिए। तो रूल क्या है, ईच नेम का 2 कंपोनेंट होता है, हर नाम का 2 कंपोनेंट दिया जाता है। पहले जो होता है उसको जेनेरिक नेम बोलते हैं एंड दूसरा जो होता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम, तो ये सिस्टम प्रोवाइड करने का नेम विद 2 कंपोनेंट आया इसमें, तो 2 कंपोनेंट के साथ ये सिस्टम प्रोवाइड करने का इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, तो ये कार्लस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट का क्वेश्चन यही पूछेगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था, तो कार्लस लिनियस। और इसमें पहला नेम क्या आता है, जेनेरिक नेम, फर्स्ट कंपोनेंट जेनेरिक नेम है और सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट है। दिस नेम सिस्टम यूजिंग अ 2 word फॉर्मेट वाज फाउंड कॉन्वीनियंट, और ये 2 word फॉर्मेट कर ये कॉन्वीनियंट माना गया, मतलब एक तरह से ठीक ठाक माना गया, सही माना गया, कॉन्वीनियंट माना गया। लेट अस टेक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बता रहा है मैंगो का, आम का, ठीक है। तो आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका। सबसे पहले आपको ये जानना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। तो मैग्नीफेरा जो है, मैग्नीफेरा वर्ड जो आया पहले वाला, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, जेनेरिक नेम, और इंडिका जो सेकेंड वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। वही बोल रहा है बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, वाइल इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकुलर स्पीसीज को। ये स्पेसिफिक एपिथेट को ही स्पीसीज बोलते हैं, स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल लॉ, अब कुछ रूल है, कुछ यूनिवर्सल लॉ है, नॉमेनक्लेचर करने का भी लॉ है। ऐसा वैसा नहीं है कि कुछ भी नाम रख देंगे, ऐसे नहीं है। सबका रूल है कि कैसे कैसे आपको रूल करना है, और ये रूल पे क्वेश्चन भी आता है, जिसको ध्यानपूर्वक देखना है। सही से देखिए, ध्यान से देखिए। नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो इसको जनरली ये लैटिन में रहता है, इसको लिखा जाता है इटैलिक्स में, ठीक है। और दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो पहला पॉइंट सबको ये ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल नेम जो है रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, और ये जनरली लैटिन का होता है। दूसरा, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। जो हम लोग अभी पढ़े कि पहला कंपोनेंट जो बायोलॉजिकल नेम में जीनस रिप्रेजेंट करता है, वाइल सेकेंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब इसको हाथ से लिखेंगे व्हेन हैंड रिटन, आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब हम लोग हैंड से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली मतलब अलग अलग दोनों कंपोनेंट को अंडरलाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। जैसे इसको देखिए प्रिंट किया गया है तो लिटिल इटैलिक्स में है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में क्यों करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो लैटिन का ओरिजिन है, मतलब लैटिन से शब्द निकाला गया है, लिया गया है। तो ये 3 रूल इधर हो गया। आगे भी रूल है एक, तो चौथा रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक, तो पहला जो हमारा वर्ड था जीनस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जैसे एग्जांपल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका था, तो मैग्नीफेरा हमारे क्या था, मैग्नीफेरा हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था, तो ये क्या बोला, कैपिटल लेटर से। देखिए एम जो है तुम्हारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वाइल सेकंड कंपोनेंट क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 4 रूल है, 4 रूल को आपको ध्यान रखना है। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव दिया तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो ये चारों रूल्स को आपको ध्यान रखना है। अब नेम ऑफ द ऑथर अपेयर अदर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, बोल रहा है अगर इसके साथ ऑथर का नेम दे रहा है, मतलब जो भी इसका
साइंटिफिक नेम किया, अगर ऑथर का नेम दे रहा है तो उसका नेम जो है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। जैसे एग्जांपल, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन, लिनियस दिया था तो मैग्नीफेरा इंडिका, उसके बाद तुम्हारा ऑथर का नेम आएगा या साइंटिस्ट का नेम आएगा, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन ये आ जाएगा तुम्हारा नेम, मैग्नीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये क्या दिखाता है कि ये स्पीसीज जो है सबसे पहले डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, लिनियस के द्वारा। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब ऐसे तो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबका तो पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए उसको क्या किया गया, पॉसिबल करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लेना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे सकता है, इससे स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट। जैसे हमारे माइंड में अगर क्वेश्चन अगर आता है कोई भी इमेजिनेशन, जैसे बोलेंगे प्लांट का या एनिमल का, डॉग्स कैट इंसेक्ट, तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं हाँ प्लांट मतलब पौधा का बात कर रहा है, एनिमल मतलब जानवर का बात कर रहा है, कैट्स मतलब बिल्ली का बात कर रहा है, एग्जाम्पल एटसेट्रा एटसेट्रा। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, जैसे ही कोई मोमेंट में ये सब वर्ड यूज करते हैं हमारे माइंड में ऑटोमेटिक एक कैटेगरी, एक इमेजिनेशन बन जाता है। जैसे What imagine do you see when you think of dog? जैसे हम तुमको बोलेंगे कुत्ता, तो कुत्ता जैसे बोलेंगे तुम्हारे माइंड में इमेजिनेशन बन जाएगा, कुत्ता का 2 आँख होता है, ऐसे लंबा कान होता है, एक पूंछ होता है, अपने आप इमेजिनेट हो जाता है, क्योंकि ये किससे हुआ है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुआ है। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ एस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स। तो जैसे ही हम डॉग बोलेंगे तो हम लोग ईच हर एक के माइंड में डॉग का इमेजिनेशन होगा, कैट्स का नहीं होगा। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एलेस्टेनियंस वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो अब जैसे हम एलेस्टेनियंस का बात करेंगे तो हमको पता है कि हम उसके बारे में बात करते हैं, हमारे माइंड में उसका इमेजिनेशन बनेगा। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल दैट विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी। जैसे मैमल्स का बात करेंगे तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि उसका एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइकवाइज इन प्लांट्स, जैसे हम प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं वीट के बारे में या फिर गेहूं या चावल किसी के बारे में, तो उसका इमेजिनेशन हमारे माइंड में बन जाता है, ठीक है। अब है एनिमल्स एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी टू यूज स्टडी ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी। तो जितना भी ये डॉग, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब जो है ये कन्वीनियंट कैटेगरी है, और ये कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म दिया गया, इसको बोलते हैं टेक्सा। तो ये सब कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, ये सब एक तरह का टेक्सा है। इसको साइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली दिया गया, उपाधि दिया गया, वर्ड दिया गया, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज टेक्सा। टेक्सा दिया गया, टर्म दिया गया एक। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level। यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि टेक्सा जो है इंडिकेट करता है कैटेगरी को अलग अलग लेवल्स पे। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा, प्लांट भी टेक्सा बना रहा है, वीट भी टेक्सा दे रहा है। सिमिलरली एनिमल्स एंड मैमल, डॉग, सब ऑल आर टेक्सा, क्योंकि ये सब कैटेगरी पे आ रहा है तो कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म टेक्सा आया, तो ये सब टेक्सा के अंदर आएगा। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल, लेकिन हम जानते हैं कि डॉग क्या है, मैमल है, और मैमल क्या है, मैमल एनिमल है। Therefore animals, mammals, dogs represent taxa different level। इसीलिए एनिमल, मैमल्स, डॉग ये सब टेक्सा है, लेकिन टेक्सा है डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे टेक्सा है। कैटेगरी है लेकिन एक अलग अलग लेवल पे कैटेगरी है, तो वही अलग अलग डिफरेंट टेक्सा है, रिप्रेजेंटेड डिफरेंट लेवल्स। Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, विशेषताएं के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया अलग अलग टेक्सा में, क्योंकि टेक्सा का अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे तुम्हारा एनिमल्स के मैमल आया, ठीक, मैमल के अंदर तुम्हारा एनिमल्स आ गया, डॉग मैमल हम लोग को पता था, मैमल क्या है, एनिमल है, तो सबका एक लेवल आया तो उसको क्लासीफाई कर दिया गया। तो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो टेक्सा को बांटने का जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसको टेक्सोनोमी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं।
External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study. अब प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमी की है, तो टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या कैटेगरी ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर का और बाहर का दोनों का स्ट्रक्चर, फिर उसका सेल का बनावट, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल का इंफॉर्मेशन, ये सब लेके हम टेक्सोनॉमी पे उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, 4 टर्म्स आता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। मतलब ये चारों को मिला के टेक्सोनॉमी का कैटेगरी को फिर हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा बेसिक्स है जिसके अकॉर्डिंग में टेक्सोनॉमी को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। आगे चलते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑल्सो ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है। ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जाति का ये क्या बोलते हैं, अंदर में मान लो एक गुण है, या फिर गुण या चुल बोलो, चुल जो इसको बोलते हो, इच्छाएं जिसको बोलते हो, वो इंटरेस्टेड रहता है कि नया नया ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग, पहले के ज़माना में ह्यूमन बींग्स क्या करता था, नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड। पहले वो अपने नीड्स के लिए मतलब सोर्स को ढूंढता था। जैसे मान लो अर्ली मैन था तो उसको नीड्स क्या था, फायर का नीड्स था तो आग ढूंढा, लकड़ी का नीड्स था लकड़ी ढूंढा, खाना का नीड था खाना ढूंढा। तो बेसिक नीड्स जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, रहने का जगह शेल्टर हो गया। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो यूजेस के अकॉर्डिंग पे क्लासीफाई हुआ था, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वेयर सीन्स लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स and their diversity but also the relationship among them। ह्यूमन बींग्स पहले से सिर्फ इतने पे इंटरेस्टेड नहीं है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे रह रहा है, उनका डाइवर्सिटी क्या है, बट ऑल्सो अबाउट देयर रिलेशनशिप अमंग देम। मतलब उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे से, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा व्यवहार है, कैसा रिलेशनशिप है, ये सब के बारे में भी ह्यूमन बींग्स इंटरेस्टेड रहता है। तो ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू ए सिस्टमेटिक्स। तो ये ब्रांच ऑफ स्टडी को किस में क्लासीफाई किया, क्या टर्म दिया गया, इसको सिस्टमेटिक टर्म दिया गया, जो रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कराता है, पढ़ाता है, बताता है। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सिस्टमेटिक वर्ड भी किससे डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। सिस्टमेटा विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लैटिन वर्ड सिस्टमेटा से ये सिस्टमेटिक ड्राइव हुआ है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिस्टम से ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का सिस्टम को सिस्टमेटा बोलते हैं, और सिस्टमेटा से सिस्टमेटिक्स वर्ड आया था, ठीक है। लीनियस, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है लीनियस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीनियस यूज्ड सिस्टम नेचर इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे क्वेश्चन आया हुआ भी है और इसे आ भी सकता है। पूछेगा कौन यूज किया था सिस्टम नेचर और टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, तो लीनियस यूज किया था, कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस यूज सिस्टम नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। धीरे धीरे सिस्टमेटिक स्कोप को बढ़ाया गया, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को और क्लासिफिकेशन को। और जहाँ तक भी हम पहले पढ़े, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मतलब पहले का जो रिलेशनशिप है कैसा था, नहीं था, कैसा व्यवहार था, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में अकाउंट लेता है। सिस्टमेटिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन के लिए मार्क कर लीजिए। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। आगे चलते हैं। अब है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टेक्सोनॉमिक का जो हमारा टेक्सोनॉमी था, टेक्सोनॉमी को भी कैटेगरीज किया गया, कैसे कैसे अब वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होता है, ईच स्टेप को रैंक किया जाता है ऐसे कैटेगरी के,
कैटेगरी या फिर रैंक बोला जाता है, हर एक स्टेप को रैंक या कैटेगरी बोला जाता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी, जैसे कि कैटेगरी तो हर एक पार्ट है, टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट में कैटेगरी का जरूरत पड़ेगा ही, तो सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बहुत सारे कैटेगरी को अगर टुगेदर मिला देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, सॉरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है और वो रैंक रिप्रेजेंट करता है, इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं टेक्सोन। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन राइज होता है हमारा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो टेक्सोन भी होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ से 3 टर्म इंपॉर्टेंट है मेनली, आपको पहला ये ध्यान रखना है, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जिसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और सारे कैटेगरी को अगर टोटल मिला दे, कॉन्स्टिट्यूट कर दे, तो उसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और हर एक कैटेगरी को रेफर्ड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसको रैंक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको टर्म क्या दिया गया, टेक्सोन टर्म दिया गया, ठीक है। यहाँ तक आप, आई होप आप क्लियर होंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को एग्जांपल से समझाया है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट जो कीड़ा है रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो एक ग्रुप बताता है ऑर्गेनिज्म का। शेयरिंग कॉमन फीचर, उसमें बहुत सारे कॉमन फीचर है, जैसे कि उसका 3 पैर है, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स। वो इंसेक्ट मतलब जितना इंसेक्ट का जाति है सबके माइंड में यही दे रहा है, सबका इन्फॉर्मेशन यही दे रहा है कि उसका 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग हो, इंसेक्ट का नाम लेते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड एंड दस वेयर गिवन रैंक और कैटेगरी। तो इंसेक्ट के अंदर बहुत सारा आ जाता है, इंसेक्ट पूरा इंसेक्ट का जाति आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कैरेक्टराइज क्लासीफाई कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, रैंक या कैटेगरी के। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर बहुत सारे हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, उसके बाद रेप्टाइल्स हो गया, बहुत सारे आ जाएगा। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ये तो हम लोगों को पता है, ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ठीक है। ग्रुप बोलिए या कैटेगरी बोलिए, एक ही चीज़ है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, लेकिन कैटेगरी फर्दर डिनोट क्या करता है, रैंक। रैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोन भी बोलते हैं। ईच रैंक और टेक्सोन, देखिए लिखा हुआ है, ईच रैंक और टेक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर रैंक और टेक्सोन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे छोटी इकाई, इससे नीचे क्लासीफाई नहीं होगा। सबसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, रैंक या फिर टेक्सोन, ये दोनों आ सकता है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो रैंक या टेक्सोन दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको ये दोनों में टिक मारना पड़ेगा। दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। तो बोला ये टेक्सोनॉमिक ग्रुप जो है, कैटेगरी जो है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, मतलब ये अकेला नहीं है, इसमें मतलब एंटिटीज, मतलब इसको पार्टिकुलरली नहीं रखा गया है। नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल, ना ही इसको मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, मतलब हर एक का कैटेगरी का मॉर्फोलॉजिकल सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर 2 इंसेक्ट आ जाएगा, 2 इंसेक्ट, दोनों का मॉर्फोलॉजिकल जो भी शेप है अलग अलग होगा, कलर अलग अलग हो जाएगा, तो इसका बायोलॉजिकल एंटिटीज अलग है, सेपरेट है, ठीक है, और नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अब है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। अब टेक्सोनॉमिकल स्टडी जो है ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी। अब कुछ कॉमन कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया टेक्सोनॉमिक स्टडीज को, जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीजन एक ही चीज़ है, फाइलम और डिवीजन एक ही चीज़ है, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। तो जितना भी ऑल ऑर्गेनिज्म, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, तो प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम में मिला के हैव स्पीसीज एज लोएस्ट कैटेगरी। तो स्पीसीज सबसे लो कैटेगरी में आता है, मतलब सबसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे लो, सबसे छोटा में क्या आता है, सबसे छोटा में हमारे स्पीसीज आता है, वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। नाउ द क्वेश्चन यू में आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब ये क्वेश्चन बन रहा हो कि कौन कैसे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे, कि कौन फैमिली में जाएगा, कौन क्लास, कौन ऑर्डर, कौन क्लास, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या आएगा कि हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, किसका,
ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का कैरेक्टर्स, उसका विशेषताएं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या है और उसका कैरेक्टर्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्लास में जाएगा, ऑर्डर में जाएगा, फैमिली में जाएगा, जीनस में जाएगा, या फिर स्पीसीज में जाएगा। तो दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज among the individual of the same kind of organism as well as of other kind of organism। तो ये दोनों चीज़ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग को हेल्प किया आइडेंटिफाई करने के लिए क्या सिमिलैरिटी है, मतलब क्या मेल खा रहा है या क्या डिसिमिलैरिटी है, क्या अंतर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए हैं किसमें क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली, जीनस, फाइलम या डिवीजन में। तो कल यहाँ तक अब रहने देते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तक हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार आपको हम ओवरव्यू दे देते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे फर्स्ट पेज में आपको जनरली समझाया दिया है मैंने, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट आने की मतलब कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे MCQs बन सकते हैं नीट का। उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड जो था हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इससे भी कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं बनेगा कोई भी क्वेश्चन। बस एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। बस ये ध्यान रखना, ये भी डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इकोलॉजी में फिर हमारा डाटा मिलता है, तो इकोलॉजी से हमारा बन जाता है। तो पहले पे से लगभग आपका कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन या कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। फिर दूसरे लाइन में चलते हैं, दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में हमारा जो आपको मैंने पढ़ाया वहाँ पे चलते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले एक पहला इंपॉर्टेंट आपको ये बनेगा ICBN का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है MCQ के लिए, आपको नीट के पॉइंटर्स के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, ठीक है। दो चीज़ ये ध्यान रखना है आपको इधर। और उसके बाद बायोलॉजिकल नेम को दो कॉम्पोनेंट में बांटा गया था, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, और इसका क्लासिफिकेशन कौन किया था, तो कार्लस लिनियस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है। और ये जो रूल्स है, आपको चारों रूल्स आपको ध्यान रखना है। पहला कि इटैलिक्स में लिखा जाता है, फर्स्ट वर्ड है तो जीनस रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, थर्ड कि अगर उसको हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर चौथा पॉइंट क्या था कि फर्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, एंड सेकेंड वर्ड जो है उसको स्मॉल लेटर से करना है, ठीक है। उसके बाद अगर साइंटिस्ट का नेम इंक्लूड कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, मैग्नीफेरा इंडिका लिन लास्ट में आएगा जो भी साइंटिफिक का नाम है। उसके बाद क्लासिफिकेशन का आपको एक डेफिनेशन एक देख लेना है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उसके बाद इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। हाँ, फिर ये हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद सिस्टमैटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो लीनियस दिया था आपको, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज हमारे यहाँ पे है, आइए। सबसे पहले लीनियस यूज सिस्टम नेचर इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है। सबसे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लीनियस यूज सिस्टम नेचर इज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का आपको देख लेना है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की देख लेना है, और फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सोन बोलते हैं या फिर रैंक बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। बस यहाँ तक मैं आपका इंपॉर्टेंट जितना था मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी स्पीसीज से आगे कवर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। आई होप आपको आज का फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ, बट पार्टिकुलरली लिविंग वर्ल्ड से बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन अगर आपको राइज हो रहे हैं तो बाकी चैप्टर के साथ आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो आपको समझ में आया होगा, और कहीं कहीं हो सकता है मेरे वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक्स आए होंगे तो वो नेगलेक्ट कीजिएगा, मेरे को भी माफ़ कीजिएगा, मेरा भी फर्स्ट क्लास था, तो धीरे धीरे वो सब भी बेटर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में मैंने कोई कमी नहीं रखी है, और इससे बेटर ही एक्सप्लेनेशन आपको और आने वाले टाइम्स में हम देंगे।
तो आज टेक्सोनॉमी कैटेगरी तक सही चला है, और ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बस हमको पॉइंटर्स ध्यान रखना है। पॉइंटर्स आपको हम पॉइंटर करा ही दे रहे हैं, और बाकी चैप्टर के बाद आपको हम क्वेश्चन तो कराएंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा, चैप्टर से एक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।